वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आप सबों को मौर्य वंश का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं, जो आने वाले आगामी बीपीएससी एंड बिहार एसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अशोक मगध का राजा बनने से पहले अवंती का गवर्नर था। ठीक है, अब बात कर लें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, बिंदुसार ने अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया था और सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर बनाया था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अशोक का रामपुरवा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक का रामपुरवा अभिलेख बिहार में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, रामपुरवा अभिलेख बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। आप इसको याद रख सकते हैं। यह आपके आने वाले आगामी बीपीएससी और बिहार दरोगा में बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अशोक के कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 40 अभिलेख अभी तक प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अर्थशास्त्र के शिक्षार्थ अधिकारियों को क्या कहा जाता था तथा उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तीर्थ कहा जाता था और उनकी संख्या 18 थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, अधिकतर स्थानों पर इनको महामात्य भी कहा गया है इतिहास में, सो आप इनको याद रख सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्य मंत्री था या फिर पुरोहित को कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मौर्य काल में सैनिक प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अनंतपाल कहा जाता था सैनिक प्रबंधन के सर्वोच्च अधिकारी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को क्या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। मुद्रा राक्षस में मौर्यों को ब्रिसल कहा गया है। अब बात कर लें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। इसमें प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह आपको मौर्य वंश पार्ट 2 है और ऐसे ही सब आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए पार्ट बाय पार्ट करके मैं प्रत्येक दिन क्वेश्चन लाते रहूँगा। सो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम अब अशोक मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। मास्की में सबसे पहले अशोक का नाम अशोक मिला था। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त गुर्जरा, नेतूर, उरेगुलम के अभिलेखों में भी अशोक का नाम अशोक मिला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसे अपनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली भाषा को अपनाया था। अब बात करें पाली भाषा के बारे में तो दोस्तों, पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखी गई है, इसको आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण यक्षिणी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
यक्षिणी की प्रतिमा दीदारगंज से प्राप्त हुई है। और दोस्तों दीदारगंज अपने पटना में ही स्थित है। एक्चुअल दीदारगंज की बात करें तो यह पटना सिटी में अभी फ़िलहाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष पटना से प्राप्त हुए हैं। यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था। यह पटना में कुम्हरार नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और यह चंद्रगुप्त मौर्य का भवन था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा और नोट डाउन किया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।